नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल, उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल, क्या पूजा पाल होंगी योगी आदित्यनाथ की टीम की नई खिलाड़ी, और शिक्षा पर बड़ा सवाल, जब सरकारी स्कूल ही बंद हो रहे हैं तो गांव का बच्चा कैसे पढ़ेगा। साथ ही अंत में करेंगे जीडीपी की इस रफ्तार में रोजगार का पहिया भी उतनी ही तेजी से घूम रहा है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट ने दी 2 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी, 10,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। लोकसभा में आईआईएम संशोधन विधेयक पारित, सदन की कार्रवाई कल तक की गई स्थगित। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देगी, वाईएसआरसीपी कांग्रेस ने साधा निशाना। महाराष्ट्र के बारिश प्रभावित जिलों में 6 की मौत, अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल की गाड़ी के नीचे आया जवान, पुलिस कर्मियों ने निकाला। वोट चोरी के विवाद के बीच संजय कुमार ने महाराष्ट्र के डेटा को गलत बताकर मांगी माफी, भारतीय जनता पार्टी ने साधा निशाना। दुष्कर्म दोषी आसाराम की फिर बढ़ी अंतरिम जमानत, 3 सितंबर तक मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, खरगे ने किया ऐलान। सोने चांदी की कीमत में गिरावट जारी, 91,000 से नीचे आया 22 कैरेट गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 370 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,900 के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस दांव की जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के लगाए आरोप की, जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में वोट चोरी हो रहे हैं, ना सिर्फ चोरी बल्कि सुनियोजित सुसंगठित तरीके से, जिसमें उनका कहना है कि इनमें चुनाव आयोग भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 का चुनाव फेयर नहीं था? क्या मतदाता सूची में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी? क्या वोटर आईडी अब आईडी नहीं एक पॉलिटिकल हथियार बन चुकी हैं? आपको बताते चलें कि पिछले दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे से ज्यादा प्रोजेक्शन दिया था। उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। संसद के अंदर और बाहर भी इसको लेकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट में ही 1 लाख से ज्यादा वोटों को बदला गया, यानी कि घपला किया गया। राहुल गांधी का दावा है कि 11,695 डुप्लीकेट वोटर हैं, 40,009 फर्जी पते, 10,452 एक ही पते पर दर्जनों वोटर, 4,132 अमान्य फोटो और 33,692 वोट गलत तरीके से जोड़े गए। वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा, चाहे ग्राम पंचायत चुनाव हो, विधानसभा या लोकसभा चुनाव, हर स्तर पर समय समय पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उंगलियां उठती रही हैं। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना और देश के नागरिकों का चुनाव आयोग पर भरोसा बनाए रखना खुद आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन हालात इसके ठीक उलट हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीज़ों की सेटिंग करते थे, BLO सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, SO की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, SO उसको ले आए, कोई CO किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। ये कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बताओ चुनाव क्या संभालेंगे। एक एक मंत्री के बारे में जानकारी करिए। कोई वो हर घर नल वाले मंत्री हैं, पूरे गांव खुदवा दिए, उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो आप सोच सकते नहीं हो। अच्छा, कुंभ में मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं BLO सूची। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें BLO पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ DM के यहाँ जाना पड़ा तो DM साहब तैयार रहें। कल का दिन है, जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे DM ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे BLO पर्ची दिलवाने के लिए। ये तो आपने सुना विपक्ष और पक्ष। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि चुनाव आयोग का राहुल गांधी इन दावों पर क्या कुछ कहना है। क्या वाकई राहुल के वोट चोरी के ये दावे सच हैं या महज जनता को गुमराह करने की एक कोशिश। तो आपको बता दें कि रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद, अजीब और थके हारे पुराने स्क्रिप्ट बताया और कहा कि राहुल का यह प्रयास लोकतंत्र में भ्रम फैलाने का तरीका है। CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का उपयोग जनता को गुमराह करने वाला और संविधान का अपमान है। राहुल गांधी को चेतावनी दी गई, उन्हें ये तो 7 दिन के भीतर हल्फनामा देना होगा या देश से सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। उन्हें पूरा न करने पर आरोप निराधार माना जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे। वहीं SIR को लेकर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि कई छोटे राज्यों की कुल मतदाता संख्या से भी अधिक। वहीं दूसरी ओर राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा आज दूसरा दिन है। इस दौरान दोनों नेता स्थानीय लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को सासाराम से इस 16 दिन लंबी वोटर
अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा 20 से ज़्यादा जिलों को कवर करते हुए 1300 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता तय करेगी और 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। इस रैली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब सवाल सिर्फ एक नहीं, सवाल कई हैं कि क्या सच में लोकतंत्र की बुनियाद हिल रही है? क्या जनता का वोट अब सुरक्षित नहीं है? फिलहाल वोट की इस लड़ाई में सच किसके साथ है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव की कहानी नहीं, ये लोकतंत्र की परीक्षा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों एक नई करवट ले रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इसके चंद घंटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात ने पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। जी हां, विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शनिवार की रात पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करते हुए पार्टी से बर्खास्त कर दिया और इसी रात वह पहुंची सीधी सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पूजा पाल अब योगी टीम में दिखेंगी या सिर्फ एक संकेत है आने वाले बड़े सियासी बदलाव का? क्या पूजा पाल अब सत्ता पक्ष की ताकत से न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगी? आगे आपको कुछ बताएं, इससे पहले आप भी पूजा पाल का ये बयान सुनिए जिसमें वो सीएम योगी की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। वहीं समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद सोशल मीडिया पर पूजा पाल पर निजी हमले शुरू हो गए हैं। इस पर पूजा पाल ने पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने लिखा है, कुछ लोग हमेशा मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मेरा राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो जाए। वहीं पूजा पाल को पार्टी से निकाले जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में अपनी टिकट पक्की करवा लेनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। जाहिर है पूजा पाल का राजनीतिक सफर हमेशा से चर्चा में रहा है। वह बाहुबली नेता राजू पाल की विधवा हैं, जिनकी 2005 में प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद पूजा पाल ने राजनीति में कदम रखा। शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की, लेकिन बाद में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। साल 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चाहेल सीट से जीत दर्ज की और विधायक बनी। हाल के दिनों में पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करती नजर आती हैं। पूजा पाल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। वहीं पूजा पाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मुलाकात प्रदेश की सियासत में एक संभावित बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखी जा रही है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या पूजा पाल जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मंत्री बन सकती हैं। इन संभावना को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि फिलहाल योगी सरकार के मंत्रिमंडल में पाल समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति के तहत
पूजा पाल को बड़ी भूमिका मिल सकती है। अगर पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो इससे पार्टी को दो बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, पाल समाज में मजबूत राजनीतिक संदेश जाएगा जिससे भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक पकड़ मजबूत होगी। दूसरा, प्रयागराज की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त महिला चेहरा मिल जाएगा जहां अतीक अहमद का प्रभाव लंबे समय तक रहा है। फिलहाल पूजा पाल की अगली राजनीतिक चाल और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उनकी पार्टी से बर्खास्तगी, मुख्यमंत्री से मुलाकात और भारतीय जनता पार्टी के प्रति खुलकर समर्थन को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई पटकथा लिखी जा रही है जिसकी नायिका पूजा पाल बन सकती हैं। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिक्षा सिर्फ किताबों का बोझ नहीं, ये वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, वो हथियार है जिससे इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो धाड़ेगा। लेकिन सोचिए, अगर शेरनी का दूध ही कुछ बच्चों तक ही पहुंचे तो वो सभी धाड़ेंगे क्या? क्योंकि जब हम हाशिए के समाज की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि क्या वो शिक्षा की इस दौड़ में बराबरी से शामिल हैं? क्या एक दलित बच्चा, एक आदिवासी बच्चा या बच्ची या किसी गरीब परिवार का बच्चा भी उसी स्तर की शिक्षा पा रहा है जैसा हक उसे संविधान ने दिया है? ऐसे में सरकारी स्कूलों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यही वो संस्थाएं हैं जो सबसे कमजोर तबकों को सबसे बड़े सपनों की जमीन बनती हैं। लेकिन क्या ये जमीन उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए? आज हम बात करेंगे शिक्षा के उस सच की जो कागजों पर तो दिखता है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो इस देश की सबसे हाशिए की बस्तियों में रहते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं या कूड़ा बीनने का काम करते हैं, और जिनके लिए शिक्षा सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने के फरमान से बहुत से हाशिए के समुदाय के बच्चों का भविष्य खतरे में दिख रहा है। शिक्षक संगठनों से लेकर हाशिए के आम नागरिकों में इस बदलाव को लेकर भारी रोष दिख रहा है। जाहिर है, ग्रामीण इलाकों में पहले से भी काम पे जाने के मौके बहुत कम होते हैं। ऐसे में अगर गांव के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो वहां के बच्चों का भविष्य और भी मुश्किल हो जाएगा। पहले ही बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, अगर बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो गरीबी और अज्ञानता और बढ़ेगी। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होता है। अगर स्कूल में शिक्षण या शिक्षकों की कमी है तो इसका सीधा दोष व्यवस्था को जाता है, जो इसमें सुधार न करके इस तरह स्कूलों की संख्या घटाकर शिक्षकों को निजीकरण की तरफ धकेल रहे हैं। जहां बड़े शहरों में निजी स्कूलों की फीस लाखों में है, वहीं देश के करोड़ों बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। भारत में 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल, लेकिन 45% स्कूलों में शौचालय नहीं, 25 से ज्यादा स्कूलों में एक ही शिक्षक, 30% स्कूलों में अब भी बिजली नहीं। इन आंकड़ों से साफ है कि शिक्षा तक पहुंच अभी भी सामान्य नहीं। स्कूल तो हैं लेकिन मास्टर महीने में 2 बार आते हैं। जाहिर है, देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य बड़े हैं और पढ़ाई का मजबूत होना देश की दमदार विकास की धुरी है। इसीलिए भी सरकारी स्कूलों की बात लगातार दोहराई जा रही है। हमारी आबादी के 50% से ज़्यादा बच्चे सरकारी व्यवस्था से ही जुड़े हैं और सरकारी स्कूलों की पहुंच गांव तक है। अगर जब सर्वे में बच्चों की संख्या में गिरावट का आंकड़ा आता है तो फिक्र होती है कि ये बच्चे स्कूल से गए कहां, और कहीं ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे हो रही टूटन की चेतावनी तो नहीं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं।
भारत तेजी से बदल रहा है और अब हम उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां देश 2025 के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF की ताज़ा रिपोर्ट कहती है, लेकिन सवाल सिर्फ GDP ग्रोथ का नहीं, सवाल ये है कि क्या ये विकास देश के आम लोगों तक पहुंच रहा है? क्या जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था भाग रही है उसी तेजी से बेरोजगारी घट रही है? IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत न सिर्फ विकास के ट्रैक पर है बल्कि बेरोजगारी के मोर्चे पर भी सुधार दिख रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में भारत अब चीन, ब्राज़ील, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों से बेहतर स्थिति में है। तो क्या भारत का आर्थिक ग्राफ अब आम आदमी की जिंदगी में भी बदल रहा है? क्या ये विकास केवल आंकड़ों तक सीमित है या जमीन पर भी असर दिख रहा है? देश में फिलहाल करीब 3.1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और ये सरकारी आंकड़ा है। असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत रोजगार योजना से जो 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वायदा किया गया है वो उम्मीद ज़रूर लगाती है, या यूँ कहें वो उम्मीद ज़रूर जगाता है। पर क्या इससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी? जी नहीं। कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाई और बेरोजगारी गायब हो गई। ये कोई गणित का सवाल नहीं जो जोड़ घटा से हल हो सकता है। शहरों में बेरोजगारी दर 15.8% तक पहुंच चुकी है और गांव में यही आंकड़ा 14% के आसपास है। यानी कि युवाओं के सामने आज भी सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा आबादी है, लेकिन ये ताकत तभी राष्ट्र निर्माण में बदल सकती है जब इस युवा शक्ति को नौकरी मिले, स्किल मिले और अवसर मिले। विकसित भारत रोजगार योजना को उसी दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है और जैसा कि खुद प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि आने वाले 5 साल भारत के लिए निर्णायक होंगे। अब देखना यह है क्या ये निर्णायक सवाल सिर्फ स्लोगन साबित होंगे या वाकई देश के करोड़ों युवाओं की जिंदगी बदलने का रास्ता भी दिखेगा। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। आज की इन सभी खबरों से एक बात साफ है कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर तेजी के पीछे कुछ सवाल छिपे होते हैं। चुनावों में पारदर्शिता का सवाल, राजनीति में बदलती निष्ठाएं, सरकारी स्कूलों की गिरती दीवारें और युवा भारत के हाथ में खाली समय, इन सब का हल सिर्फ नीतियों में नहीं, नियत में भी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक वोट से नहीं चलता, उस वोट की इज्जत से चलता है। शिक्षा सिर्फ स्कूल की इमारत नहीं, उस बच्चे की उम्मीद होती है। और विकास सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जमीन से मापा जाता है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी सी न्यूज़ भारत पर, इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।